जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है ये मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम एक स्पेशल आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वो डे 1 की क्लास है। देखो भाई, दो तीन बातें बहुत क्लियर समझना। मेरा पूरा प्रयास यहाँ पर ये रहेगा कि मैं आपको आंसर राइटिंग के बेसिक स्किल के साथ साथ कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊं। मैं आपको इस बात को समझा पाऊं कि कैसे आपको अपने आंसर में यूनिक पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे आपको अपने आंसर में इनरिचमेंट करते चलना है। ये सारी बातें हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास इस बात का रहेगा कि हम इस सेशन को बाइलिंगुअल रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश जहां जहां आवश्यक होगा हम दोनों की टर्म्स को लेकर के चलेंगे। बट एक बात को बहुत क्लियरली समझना, देखो आंसर राइटिंग एक स्किल है और स्किल मैं एक ही लैंग्वेज में समझा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं दोनों लैंग्वेज को पैरेलली लेकर के आपको अंडरलाइन करते हुए एक एक चीज बोल बोल करके लिखवाऊंगा। जब हम ऐसी क्लास करते हैं ना जहां पर बोल बोल कर चीजें लिखवाई जा रही होती हैं, नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बाइलिंगुअल रखना एक समझ में आता है। लेकिन अगर ये जो हमारी क्लास है यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, आंसर राइटिंग के स्किल को सीख रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां पर भी जरूरत हो, जो टर्म्स आपको हिंदी में समझ में ना आए वो मैं इंग्लिश में आपको समझाते चलूंगा। प्लस उसके साथ साथ हम एक तरीके से स्किल को यहां पर डेवलप करने पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, देखो ध्यान समझना, ये जो क्लास है ये क्लास हमने मेंस एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना के करके रखा हुआ है, जो कि हमारा फ्री इनिशिएटिव है मेंस 2024 के लिए। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और इनके लिए हम लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने इस ग्रुप में शेयर किया था उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डे 1 की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में क्षेत्रवाद के कारणों का विश्लेषण करें, मतलब एनालाइज द कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया एंड और राष्ट्रीय एकीकरण पर, नेशनल इंटीग्रेशन पर इसके प्रभाव का, इंपैक्ट का आपको मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है। देखो भाई, दो तीन बातें क्लियर समझो। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझने पर फोकस करो। अगर आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाए तो आप आंसर कभी भी अच्छा नहीं लिख सकते हो। तो हमारा जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे कि यहां पर जब हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं तो हमको दो चीजें देखने को मिलती है। पहला क्या कि भाई क्वेश्चन आपसे एक पार्ट तो ये पूछ रहा है कि भारत में जो क्षेत्रवाद के कारण है, जो कॉजेस ऑफ रीजनलिज्म है, आपको उसका विश्लेषण करना है, आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन की पहली डिमांड ये है कि मतलब हमको क्षेत्रवाद के कारणों पर चर्चा करनी है। सेकंड क्या कह रहा है कि इसके प्रभाव का राष्ट्रीय एकीकरण पर आपको मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड हो गई वो हो गई आप लोगों की राष्ट्रीय एकीकरण पर इसका प्रभाव। अब देखो दो तीन बातें समझना। जब भी आपसे एग्जाम में प्रभाव पूछे, इंपैक्ट पूछे, तो आपको उसके दोनों डायमेंशन पर फोकस करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट की अभी मैं कॉपी देख रहा था, उन्होंने क्या लिखा था कि केवल राष्ट्रीय एकीकरण पर क्षेत्रवाद के निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से उन्होंने ये बता करके छोड़ दिया है। ध्यान देना, क्षेत्रवाद एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हमने बना दिया है नकारात्मक कॉन्सेप्ट। क्षेत्रवाद के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी होते हैं जिसको कि आपको अपने आंसर में शामिल करना चाहिए। ठीक है, हम इस बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले। पहले आप ये समझो कि हमको लिखना क्या है। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड हो गई क्षेत्रवाद के कारणों का विश्लेषण करना, और क्वेश्चन की सेकंड डिमांड हो गई कि राष्ट्रीय एकीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव दोनों तरीके से, सकारात्मक और नकारात्मक। बात क्लियर है? आगे स्टार्ट किया जाए। अच्छा भाई, यहां पर एक बात और समझो। देखो, हम सिलेबस को भी पैरेलली लेकर के चलेंगे कि सिलेबस में ये पॉइंट दिया कहां पर है। अगर आप जीएस पेपर 1 के सिलेबस को देखोगे तो उसमें एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट। इसके अंतर्गत तीन टॉपिक दिए गए हैं। क्या भाई? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, और धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म। तो ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ही दिए हुए हैं और उसी में से एक टॉपिक रीजनलिज्म जो कि क्षेत्रवाद है, आज हम उस क्वेश्चन पर यहां पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान देना, हम केवल आंसर राइटिंग के स्किल को ही नहीं सीखेंगे, हम साथ साथ में कंटेंट पर भी फोकस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो भाई, सबसे पहले आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में हम किस प्रकार के इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं और किस प्रकार के कंक्लूजन को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आंसर राइटिंग में वो होती है भूमिका और निष्कर्ष। मेन बॉडी तो वास्तव में क्वेश्चन की डिमांड है ये, वहां पर तो चीजें लिखनी ही पड़ेंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या चीजें लिखी जाए इस बात पर पहले फोकस करिए। मैं आपको कंक्लूजन के ऐसे शानदार शानदार पॉइंट्स अभी बताने वाला हूं जो कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा सकता है।
इंट्रोडक्शन में हम ये बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद होता क्या है। जैसे कि क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के जो लोग होते हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनका जो उद्देश्य है, उसके सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, रीजनलिज्म इज अ एक्सप्रेशन ऑफ अ सेम आइडेंटिटी एंड, अब यहां पर देखोगे, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस बाय द पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया हु आर यूनाइटेड बाय देयर स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो अपनी किसी भाषा के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। आगे यहां पर एक पॉइंट और ऐड किया जा रहा है इंट्रोडक्शन में, क्या कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में जो क्षेत्रवाद है उसको हम सामान्यतः नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि क्षेत्रवाद केवल निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, हम जनरली उसको निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। जब आपका एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन में इस पॉइंट को पढ़ेगा कि यार इसने तो क्वेश्चन की मतलब पोल ही खोल दिया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, ये आपको यहीं पर समझ में आ गया, तब आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने एक रीजनलिज्म टॉपिक को डिफाइन किया कि है क्या क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद क्या है, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लोगों की पहचान और उद्देश्य की सामान्य भावना है, भावना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जिसमें लोग सामान्यतः सामान्य विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट भाषा, विशिष्ट वेशभूषा आदि के माध्यम से एकजुट होते हैं। क्लियर। अब यहीं पर आपको एग्जाम्पल भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ रिसेंट के ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पर क्षेत्रवाद की भावना आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप देखो तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक क्षेत्रवाद की भावना के अंतर्गत है कि भाई हम पूर्वांचल के हैं, हम बुंदेलखंडी हैं। ये जो भावना, यही क्षेत्रवाद की भावना होती है। जरूरी नहीं है कि क्षेत्रवाद की भावना हमेशा निगेटिव सेंस में हो। जैसे कि आप कहोगे सर खालिस्तान भी एक क्षेत्रवाद की भावना है, बिल्कुल है, लेकिन वो निगेटिव सेंस में है। तो इस बातों को ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्रवाद के दोनों पहलू होते हैं। आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ का कॉन्सेप्ट हो गया, गुजरात में सौराष्ट्र का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, यूपी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल का कॉन्सेप्ट हो गया, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सब क्षेत्रवाद की भावनाएं है जो कि पूरे भारत में आपको देखने को मिलती है। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और दे रहा हूं। देखो भाई, जब भी आप पूरे भारत के संदर्भ में कोई पॉइंट्स बता रहे हो तो कोशिश करो मैप के माध्यम से आप उस पॉइंट को यहां पर ड्रॉ कर दो। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, क्या देख रहे हो भाई, कि भारत का मैप बनाया गया है। देखो, भारत का मैप बनाने में आपको 10 सेकंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। पहली बात, 10 सेकंड में आपका पूरा मैप कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब दिक्कत है। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भारत का एक परफेक्ट मैप बना करके आना है कि नहीं भाई हम पीओके को ऐसे ही बनाएंगे या फिर हम अरुणाचल प्रदेश को ऐसे ही दिखाएंगे। नहीं, एक जनरल मैप बनाओ। सबको पता है कि आप एक रफ ड्राइंग कर रहे हो, तो आपको बहुत एम एफ हुसैन बनने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मैप बना करके चीजों को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि भाई हमने क्या किया, एक बार पेन उठाया, ऐसे बहुत संक्षेप में हमने यहाँ पर भारत का मैप बना करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, भाई देखो यहाँ पर बुंदेलखंड जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के क्षेत्रवाद है, यहाँ पर बोडोलैंड के कॉन्सेप्ट को लेकर के क्षेत्रवाद है, महाराष्ट्र में विदर्भ के कॉन्सेप्ट को दिखा सकते हो, ठीक है, मराठवाड़ा के कॉन्सेप्ट को दिखा सकते हो, गुजरात में सौराष्ट्र के कॉन्सेप्ट को दिखा सकते हो, ठीक है, पंजाब में खालिस्तान के कॉन्सेप्ट को दिखा सकते हो। तो ऐसे एक मैप के माध्यम से आपको भारत में जो क्षेत्रवाद की भावनाएं हैं उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि इंट्रोडक्शन जब भी हम देंगे तो वहां पर कुछ एग्जांपल ऐड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या फिर करंट के किसी डाटा से हम उसको ऐड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपको जहां पर आवश्यकता लगे या फिर जहां पर आप मैप ड्रॉ कर सकते हो वहां पर मैप जरूर बनाओ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लेकर के सबमिट किया है लेकिन मैप नहीं बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप यहां पर मैप बनाना भी स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैप बनाना बहुत सिंपल टास्क है, बहुत इजी टास्क है। मैप बनाने को लेकर के हमने इससे पहले बहुत बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो उसको बहुत बेसिक तौर पर यहाँ पर सीख लो। अच्छा, एक और सिंपल सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब भी मैप बनाइए प्रयास हमेशा ये करिए कि मैप को आप एक स्क्वायर बॉक्स में पैक करो। उससे क्या होता है ना कि आपका आंसर बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आप ऐसे फिगर लिख करके या फिर चित्र लिख करके बता दो कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की भावनाएं। आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको फिगर को डिफाइन भी करना कि फिगर में है क्या चीजें। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम समझ लो क्या है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बिना आवश्यकता के आप मैप बना करके एग्जाम में आ रहे हो।
जहां पर आवश्यकता लगे वहां पर मैप को ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम फोकस करते हैं कंक्लूजन पर। अभी हम मेन बॉडी पर आएंगे, ठीक है, लेकिन फोकस करो कंक्लूजन में हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं और कैसे कंक्लूजन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम इस बात को समझ रहे हैं कि क्षेत्रवाद एक नकारात्मक सेंस में पूरे भारत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्षेत्रवाद जैसी समस्या को दूर करने के लिए हमको भारत में क्या किया जाना चाहिए उसका आपको एक सॉल्यूशन में पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे कि अब कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत यूनिक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि क्या आपने सारे पॉइंट सोचे थे। पहला पॉइंट, जो पहला कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, पहला कंक्लूजन ये दो कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर, नेशनल मूवमेंट के टाइम पर क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ चल रहे थे और जिसके कारण से भारत को आजादी मिली, उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने संघवाद को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विषमताओं, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, उसको दूर करने वाली समावेशी इंक्लूसिव पॉलिसीज के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, आप गवर्नमेंट को एक सजेशन दे रहे हो कि आप ये सब स्टेप लेते हुए क्षेत्रीय पहचान की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी ऑफ लोकल आइडेंटिटी है, आप उसको अपना करके एक विकसित भारत @47, ये क्या है भाई, अमृत भारत की जो संकल्पना है, 100 साल पूरा होने पर जिस हम अमृत भारत की संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, उसकी स्थापना तब की जा सकती है जब भारत में आप क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को दूर करेंगे। तो पहला सेशन क्या था, आप ऐसे, आप देखो कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं, कंक्लूजन हम ये लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत की आजादी में क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद दोनों साथ साथ में चल रहे थे, उसी आधार पर हम वर्तमान में भारत में संघवाद को मजबूत करते हुए, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए, क्षेत्र विषमताओं को दूर करते हुए, समावेशी पॉलिसीज के माध्यम से हम एक विकसित भारत @47 की संकल्पना के माध्यम से भारत की स्थापना करेंगे। ठीक है, यहां पर आपने अमृत भारत के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। सेकेंड सोचो भाई, और क्या कंक्लूजन लिखा जा सकता है। तो अगर आप रिसेंट में न्यूज देख रहे होगे, रिसेंट में क्या 3-4 साल से अगर आप न्यूज देख रहे होगे, तो आपने एक पहल सुनी होगी गवर्नमेंट की, उसका नाम है काशी तमिल संगम। याद है, नोट कर लो भाई, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब लोग नोट कर लेना, काशी तमिल संगम। ये क्या है, अभी रिसेंट में इसका 3.0 का आयोजन किया गया जनवरी में। ठीक है, मोदी जी गए थे, वाराणसी में हुआ था इसका आयोजन, बहुत शानदार इनिशिएटिव है। ये है क्या, तो इसमें हम लोग, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उसके माध्यम से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहल को स्टार्ट करते हैं, और उसी के एक पायलट के तौर पर अभी वाराणसी में काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया गया। तो काशी तमिल संगम करता क्या है, जो दक्षिण की संस्कृति है, जो उत्तर की संस्कृति, दोनों का एक संगम हो रहा है। तो ऐसी पहलों के माध्यम से हम भारत में क्षेत्र विविधता को अपना सकते हैं, सांस्कृतिक एकता को और मजबूत कर सकते हैं, और भारत में क्षेत्रवाद के नकारात्मक पहलुओं को समाप्त कर सकते हैं। तो आप इस इनिशिएटिव को भी अपने कंक्लूजन में शामिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी तो एक डिस्कस कर ही लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इसको भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट पहल है ये। ठीक है, और समझो और क्या किया सकता है। आप यहाँ पर बताओ कि अभी अभी हाल ही में नहीं, सॉरी, मतलब भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी किए गए हैं। जैसे कि कुछ प्रोविजन नोट करना, आपने पढ़ा होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने जनजातीय क्षेत्रों को एक स्पेशल अधिकार देके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत ही हमने आर्टिकल 371 में, ठीक है, हमने आर्टिकल 371 में बहुत सारे स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है। ठीक है, और समझो आर्टिकल 263 के अंतर्गत हमने इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना की है, ताकि क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का हम समाधान कर सकें। ठीक है, इसके अलावा देखो, क्षेत्रवाद होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, आर्थिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर। लेकिन आर्थिक लेवल की जो विषमताएं हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को पहुंचा पाए। जैसे कि सरकार ने एक पहले स्टार्ट किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम कर क्या रहा है, ऐसे जितने भी क्षेत्र जो कि डेवलप नहीं हो पाए, उन क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में बहुत विशेष तौर पर सरकार ध्यान दे रही है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या कर रहा है, रीजनलिज्म के नेगेटिव कॉन्सेप्ट को कम करने में बहुत यहां पर सहायक साबित हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंक्लूजन आप अपने आंसर में शामिल करो, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दो, या तो आप अमृत भारत 47 की संकल्पना बता दो, या फिर आप काशी तमिल संगम हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया। ठीक है, आप
राष्ट्रीय एकता परिषद का यहाँ पर जिक्र कर सकते हो कि हमने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना किया है ताकि हम भारत में जो क्षेत्रीय विविधता है उसको हम आपस में एक साथ लेते हुए भारत की संस्कृति को और मजबूत कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर इतने सारे कंक्लूजन के आपने पॉइंट बता दिया, हम लिखें क्या? सारे मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में रखो ना कि हम कुछ भी अगर प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे जिनका प्रयोग करके हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। जैसे देखो, ऐसा नहीं कि क्षेत्रवाद पर पहली बार प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान दो तो यूपी पीसीएस ने इससे पहले 2 बार प्रश्न पूछा है। अभी रिसेंट में 2023 में ही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था? क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। निगेटिव कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। इससे पहले देखो 2021 में एक प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस ने सेम टॉपिक पर 2 बार प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है और ये आपके सिलेबस का पॉइंट है। और समझो, यूपीएससी के अगर आप प्रश्न देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्नों की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की क्लास करने के बाद एक बार इन क्वेश्चंस के लिए अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, सोचना कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने कंक्लूजन देख लिया, अब हम आते हैं मेन बॉडी पर। ठीक है, मेन बॉडी से समझो, देखो जब हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना कि नकारात्मक पहलू के साथ साथ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, तो अब बताओ सकारात्मक पहलू क्या है? भाई ये भाईचारा और एकता की भावना का विकास करता है। ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट क्या है? ये क्षेत्र के प्रति जब हम अत्यधिक लगाव महसूस करते हैं तो भारत की एकता व अखंडता के लिए खतरा हो जाता है। जैसे कि अब देखो तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे उग्रवादी मूवमेंट चल रहे हैं इसी के कारण से। अब देखो तो पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट लगभग लगभग इसी का परिणाम है। तो ऐसे नुकसान को भी आपको अपने आंसर में कोट करना पड़ेगा। ठीक है, और समझिए भाई, हमने मैप बनाना समझ लिया कि हमको मैप अपने आंसर में बनाना ही बनाना एक जगह पर। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रवाद के कारण, जो क्वेश्चन आपसे पहला डिमांड था क्षेत्रवाद के कारण बताने, तो कारण कैसे बता सकते हैं? एक ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक विविधताएं, मैं आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोग दोनों पैनल यहाँ पर देखते चलो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, हिस्टोरिकल कॉजेज, ठीक है, ज्योग्राफिकल कॉजेज, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल कॉजेज आपका हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या है रीजनलिज्म का, सांस्कृतिक विविधता क्या है, वैचारिक मतभेद क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे इसमें भूमिका को निभाता है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में। ठीक है, अब समझिएगा, आपको कारण का विश्लेषण करना है, कारण को आपको एनालाइज करना है, तो आपको इन कारणों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ कारण एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ऐतिहासिक कारण क्या है भाई? तो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति क्या थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या था? भाई एक क्षेत्र को अधिक महत्व दो, एक क्षेत्र को महत्व ना दो। इसके कारण से क्या हो रहा था कि क्षेत्रवाद के कॉन्सेप्ट यहाँ पर जन्म लेना प्रारंभ कर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गया, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जो प्रिंसी स्टेट थे, जो रियासतें थी, उनको बहुत अधिक महत्व दिया और भारत में क्षेत्रवाद के जो सबसे प्रमुख सेंटर हैं वो उस समय की रियासतें ही हैं। ये आप समझ पाओगे अगर आप ध्यान से इस बात को समझ रहे होगे तो। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखो कि अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, इस पर जो अधिकार करने का उनका कॉन्सेप्ट था, इसी के कारण से तो क्षेत्रवाद बढ़ा। भाई अंग्रेज क्या कर रहे थे? जनजातियों से उनके जंगल छीन रहे थे, उनका जल पर अधिकार छीन रहे थे, उनके जमीन पर अधिकार को छीन रहे थे। तो इसके कारण से उलूलान विद्रोह होता है। ठीक है, महान विद्रोह जो होता है बिरसा मुंडा वाला, वो विद्रोह यहाँ पर होता है। तो अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो कि शोषणकारी पॉलिसी थी, ठीक है, उस पॉलिसी ने भारत में क्षेत्रवाद को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। इसके अलावा भौगोलिक विविधताएं भी बहुत जरूरी है। जैसे कि समझना, देखो जब ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग होता है किसी क्षेत्र का, तो उनकी डिमांड भी अलग अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी अलग होती है, उनके लिए अलग पॉलिसी की आवश्यकता होती है। तो इसी के कारण से आप देखो तो पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है। आप देखो तो मैं आपको एग्जांपल हो तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन इस कारण से हुआ कि उनके ज्योग्राफिकल जो फीचर्स थे वो अलग अलग थे, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे। इसके अलावा सबसे इसके बाद जो आप कारण देखते हो ना, वो कारण देखते हो कि संसाधनों की जो उपलब्धता है वो अलग अलग है। भाई कहीं पर एग्रीकल्चर रिसोर्स है, कहीं पर मिनरल रिसोर्स है, कहीं पर वाटर की समस्या है, और इनके कारण से उनके लिए जो पॉलिसी का निर्माण होना चाहिए वो भी अलग होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेट, कुछ क्षेत्र जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्स होता है वही डेवलप नहीं हो पाते, जैसे कि झारखंड, और इसीलिए झारखंड बाद में आपसे अलग हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद। ठीक है, कि भाई जो प्राकृतिक संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अलग तरीके से। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉस्ट तो है ही है, वोट बैंक की राजधानी। आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करो, आजादी के समय भी आप देखो तो भाषाई आधार पर क्या हुआ था, फजल अली कमीशन ने
राज्यों का बंटवारा किया था, ठीक है, स्टेट जो रिऑर्गेनाइजेशन बिल आया था उस टाइम पे 1956 में, उस पॉइंट को ऐड करो। आप बताओ कि भारत में भी जो सरकार की पॉलिसी रही आजादी के बाद से, उस पॉलिसी का क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पाया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो 5 ईयर प्लान हमारे आए थे उसने रीजनल डिस्पैरिटी को बढ़ावा दिया, एक असमान विकास पूरे देश में देखने को मिला, जिसके कारण से जो क्षेत्र उपेक्षित हो रहे थे उन्होंने क्षेत्रवाद की भावना को अपने यहाँ पर शामिल किया। भाई अगर किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अगर दूसरे के कंपैरिजन में पीछे होता जाएगा तो वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेता है कि ठीक है भाई हम चलो अपनी एक अलग डिमांड यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है गवर्नमेंट पॉलिसी का सही प्रकार से इंप्लीमेंटेशन नहीं होना। इसके अलावा निर्याती कारक तो है ही है भाई, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता हमारे देश में। इनके कारण से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में आप यहाँ पर देखो तो मलयालम, तमिल, उड़िया भाषाई आधार पर आप देखो तो एथनिक आधार पर भी मंगोलियाइड, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड सब अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग जगहों पर रह रही है, तो वो अपनी अलग अलग विशेषताओं को लेकर के आगे बढ़ती है, तो उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उनकी एक अलग पहचान होती है। इसी के कारण से क्षेत्रवाद की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो वैचारिक मतभेद जैसे कि स्वदेशीवाद और भूमिपुत्र मतलब सन ऑफ सॉइल, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखो तो हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने क्या किया है कि अपने यहाँ पर आर्थिक नियोजन में इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट का जो उनका प्राइवेट सेक्टर में कॉन्सेप्ट है वहां पर इन्होंने भूमिपुत्र की अवधारणा को अपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया और कहा कि भाई ठीक है सबसे पहले आप लोकल्स को यहाँ पर अपने यहाँ पर जॉब दीजिए, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद की मांग और तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है क्षेत्रवाद को लेकर के। भाई जम्मू कश्मीर का हमने क्या किया, यूटीज में 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ा, क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन थी, ठीक है। तो ये भी क्षेत्रवाद के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन की अगली डिमांड थी कि राष्ट्रीय एकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव और कुछ नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई, जैसे कि देखो ध्यान समझना, जितने लोग नेशनल इंटीग्रेशन पर निगेटिव प्रभाव ही लिख करके आए, केवल पॉजिटिव प्रभाव नहीं लिखे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। भाई रीजनलिज्म के कारण से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो वंचित समुदाय है, वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाता है। जैसा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, ये सब मेन स्ट्रीम में तब शामिल हो पाया जब इनको एक अलग स्टेट की पहचान मिलना स्टार्ट हुआ। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है रीजनलिज्म के माध्यम से, ठीक है। बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित हो पाता है। क्योंकि आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि मैदानी क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र जो हिली एरिया है, तो दोनों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, दोनों के लिए अलग अलग प्रशासन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए रीजनलिज्म वहां पर क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण वहां पर सुनिश्चित हो रहा है। भारतीय विरासत की समृद्धता में वृद्धि होती है, क्षेत्रीय भाषा, कला, संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में क्षेत्रवाद की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि देखो जब क्षेत्रवाद है तभी हर समुदाय अपनी संस्कृति का संरक्षण करने पर फोकस करता है कि भाई चलो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे। बिहार वाले कह रहे हैं हम लिट्टी चोखा बचाएंगे, कोई कह रहा है कि हम कुछ और बचाएंगे, कोई कह रहा है डोसा बचाएंगे, तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति संरक्षित हो रही है वहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी यहाँ पर यह है। क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। देखो अभी जब आप जीएस पेपर 2 देखोगे तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय दलों की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र के दृष्टिकोण से जो क्षेत्रवाद है ना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि वो जो लोकल पार्टीज है वो उस क्षेत्र की विशेष डिमांड को सबके सामने ले आकर के रखती हैं, जिससे उस डिमांड की पूर्ति हो पाती है। जैसे कि आप देखो तो यूपी में क्या बहुत सारी क्षेत्रीय दल यहाँ पर आए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, उन्होंने अपने डिमांड को रखना स्टार्ट किया और हर जगह पर क्या है अब क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कारण क्या है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स आप देख रहे हो। और क्या देख रहे हो आप पॉजिटिव इंपैक्ट में कि क्षेत्रवाद अक्सर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनका ध्यान जो अंतर्निहित रीजनल इश्यूज है उनकी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, कि भाई किस क्षेत्र में जल की क्राइसिस है, किस क्षेत्र में स्वच्छता की क्राइसिस है, किस क्षेत्र में हेल्थ की क्राइसिस है। पता चला कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई एक विशेष रोग बहुत तेजी से फैल रहा है, जैसे कि पूर्वांचल में आप देखोगे तो जापानी इंसेफ्लाइटिस बहुत तेजी से फैल रही है, ठीक है, तो मतलब फैलती रही है बहुत लंबे समय से। तराई रीजन है तो वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके कारण आप देखो तो यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर का, उसको विशेष तौर पर जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। तो क्या हो रहा है, हम क्षेत्रवाद का जो पॉजिटिव भूमिका वो क्या है कि इसने एक रीजनल इश्यू को सॉल्व किया कि भाई ठीक है इस क्षेत्र की समस्या थी, हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इस प्रकार से दिया। तो रीजनलिज्म के बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी बताने पड़ेंगे। प्लस नेगेटिव इंपैक्ट क्या है भाई कि कई बार क्या होता है ना कि जो क्षेत्रीय हित होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि भाई अब तमिलनाडु में कोई यूपी का गया तो उसको वहां पे मार के भगा दिया गया, गुजरात में कोई यूपी का गया तो उसको मार के भगा दिया गया, महाराष्ट्र में भाई हम यूपी वालों को जॉब पर नहीं रखेंगे। ऐसे बहुत सारी मांगे, बहुत सारी डिमांड्स लगातार कई बार देखने को मिल जाती है।
क्षेत्रवाद कई बार नेशनल इंटीग्रेशन को चुनौती देता है, जैसे कि पंजाब में खलिस्तान मूवमेंट, आप देखो तो मिजोरम में जो मिजो फ्रंट है वहां पर वो हो गया आपका, ठीक है। असम में आपका जो एक गुट है, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है, वो हो गया आपका वहां पर। तो इस प्रकार से ये नेशनल इंटीग्रेशन को लगातार चैलेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान समझिएगा। कई बार क्षेत्रवाद के कारण से जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब देखो, तो कर्नाटक व तमिलनाडु में कावेरी नदी के लेकर के बहुत विवाद है, ठीक है। केरल तमिलनाडु में आप देखो मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के विवाद है। कई बार गवर्नमेंट की ऐसी जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 2 स्टेट में शामिल होते हैं, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। अब देखो, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मध्य में जो केन बेतवा लिंक है उसको लागू करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे इंटर स्टेट रिवर्स के इंटीग्रेशन को लेकर के प्रयास किया जा रहा है जो कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट्स अपनी अपनी डिमांड को लेकर के अड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्षेत्रवाद क्या करता है ना, कई बार जो जो राष्ट्रीय भावना है उसको कमजोर कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय आंदोलन कई बार हिंसक रूप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि कानून व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट करते हैं। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा होता है। कई बार क्षेत्रवाद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अगर हम बांग्लादेश के साथ कोई डिप्लोमेसी करने जाए, कोई कूटनीति करके कुछ एक संबंध बनाने का प्रयास करें, जैसे तीस्ता नदी को लेकर के, तो पश्चिम बंगाल उसमें विवाद क्रिएट कर देता है। हम श्रीलंका के पास जाए तो तमिलनाडु विवाद क्रिएट कर देता है, ठीक है। हम कहीं और जाए तो जैसे जो उस देश के बगल में जो राज्य है, कई बार उन समस्याओं को जन्म देते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मैंने डिप्लोमेसी को प्रभावित करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को कमजोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको यहाँ पर शामिल करनी है। क्षेत्रवाद के पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंपैक्ट बताने के बाद कंक्लूजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन को अपने आंसर में शामिल करिएगा, मैप बनाइएगा, और जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए, देखो क्वेश्चन की डिमांड 125 शब्द की थी, ध्यान दीजिएगा। 125 शब्द में इस आंसर को लिखना है। हमने जो डिस्कस किया बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। क्यों डिटेल में डिस्कस किया? क्योंकि अगर आप देखो तो प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो हमने उन सारे डायमेंशन को कवर कर लिया। अब आपको इसमें से अपनी सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने आंसर को लिखना है। मैं एक सजेशन ये दूंगा, जितने लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, आप सब इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है, और एक बार इस पूरी क्लास से अपने आंसर को इवेल्युएट करिए। देखो भाई कहां पर समस्या आपको देखने को मिल रही है, कैसे अपने आंसर को और इंप्रूव किया सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपने अपने आंसर में नहीं लिखे थे अभी तक। को देखो, इस क्लास से समझो, क्लास कैसी लग रही है, क्लास में क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्या फीडबैक आप यहाँ पर और जोड़ना चाहते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं मेंस एग्जाम को लेकर के आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प कर पाऊँ। इसी के लिए हमने क्या किया, एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया अलग से, ठीक है, जो कि केवल मेंस दे रहे स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है। इसके लिए बस आपको एक शर्त है कि आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटो शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम एक फिल्टर आउट कर पाए कि किसको इस ग्रुप में जोड़ना है, किसको इस ग्रुप में नहीं जोड़ना है। उसके बाद जब आप इस ग्रुप में जुड़ोगे तो लगातार 1-to-1 डिस्कशन के माध्यम से, कांस्टेंट हम लोग आपस में बातचीत करते हुए, गाइडेंस के माध्यम से हम लोग मेंस की इस पूरी जर्नी को लेकर के आगे बढ़ने वाले। अभी तक लगभग 600 स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। टीम हमारी पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, लगातार इसमें काम चल रहा है। तो आप भी इसमें इनरोल हो जाओ, आंसर राइटिंग करो। अगर आप 2024 में आंसर मेंस नहीं भी दे रहे हो, अगर आप 2025 में मेंस दे रहे हो, तो मेरा आपको एक बहुत सिंपल सी बात रहेगी, भाई इस सीरीज को डे 1 से लेकर के अंतिम दिन तक फॉलो करना। अपने में वन ऑफ द बेस्ट ये क्लास होने वाली, ठीक है। तो करिए आंसर राइटिंग, अपना फीडबैक शेयर करना कमेंट सेक्शन में, जो भी दिक्कतें होंगी बताना, हम लोग उसको आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।